हाय गाइस, मैं हूं ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्टडी सेंटर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और इसके अंदर से आप लोगों को कुछ यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना ताकि हमको गाइस आप लोगों से मोटिवेशन मिलती रहे। तो टॉपिक शुरू करता हूँ मैं अपने न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं ये मुझे देखना है, किससे मिलकर के बने होते हैं ये मुझे देखना है, दैट्स इट। और यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया हुआ है हेरिडिटी। तो दोस्तों, मेरे अंदर कुछ मेरे एंसेस्टर्स से, कुछ मेरे पेरेंट्स से इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, उसको कहता हूँ मैं हेरिडिटी। हेरिडिटी का कारण होता है न्यूक्लियस जो आपके एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस आप लोगों के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स, जो आपका हेरिडिटी जिसकी वजह से होती है। तो क्रोमोसोम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हेरिडिटी होती है और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स आप लोगों के प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बनी होती है। क्रोमोसोम्स आपके प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आज हम थोड़े डिटेल में बात करेंगे। डीएनए का फिर यहाँ से फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फिर फुल फॉर्म याद कर लीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि एक डीऑक्सी वर्ड का ही फर्क है दोनों के अंदर और यही आपको आगे देखने को मिलेगा। ये दो टाइप होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स के, जो आपका टॉपिक चल रहा है बेसिकली। अगर मैं केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं डीएनए और आरएनए के अंदर, तो सबसे पहले ये देखो डीएनए किन तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए गिव्स पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस। यानी कि नंबर 1 चीज़ पेंटोस शुगर प्रेजेंट होगा, नंबर 2 चीज़ फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, नंबर 3 चीज़ आपका बेस प्रेजेंट होगा। यानी कि इन तीनों से मिल करके आपका डीएनए और आपका आरएनए बना हुआ है। अब आरएनए के अंदर इन तीनों में से कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी, डीएनए के अंदर कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी। वही हमको यहाँ पे देखना है कि इन दोनों के अंदर बेसिकली अलग क्या है। आपको ये तो पता लग गया डीएनए आरएनए के अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, वन इज पेंटोस शुगर, सेकंड इज फॉस्फोरिक एसिड एंड थर्ड इज कॉल्ड बेस। तो मैं अपने पहली चीज़ पर बढ़ता हूँ विच आई कॉल्ड शुगर, राइट। तो शुगर बेसिकली आपका यहाँ पे राइबोज लिया हुआ है मैंने, दोनों के अंदर डीएनए आरएनए के अंदर राइबोज प्रेजेंट होता है, बट डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होगा, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होगा और आरएनए के अंदर राइबोज प्रेजेंट होगा। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के अंदर एक ही फर्क है, राइबोज के मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेकेंड पोजिशन पे आपने ओ हटा दिया है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, जो किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होगा। तो एक आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि शुगर का क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। मैं अपना आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास बेस दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 मेंशन किया था। यहाँ पे मेरे पास 5 बेस दिए हुए हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आप लोगों को केवल इनके नाम याद करने हैं, इनके स्ट्रक्चर याद करने की कोई भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा डीएनए की। डीएनए के अंदर दोस्तों 4 बेस होते हैं मेरे पास, ए, जी, सी और टी। यानी कि एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, मेरे पास 4 बेस होते हैं डीएनए के अंदर। अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए के अंदर आप लोगों का थायमिन नहीं होता है, आरएनए के अंदर आप लोगों का होता है ए, जी, सी एंड यू। एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन आरएनए के अंदर कॉमन है और यूरेसिल आप लोगों का अलग है बेसिकली। तो डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर बेसिस में जो फ़र्क है वो थायमिन और यूरेसिल का ही है, बाकी तीनों के तीनों कॉमन है, दोनों के अंदर 4-4 बेस प्रेजेंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया कि आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने पॉइंट नंबर 2 की, चलिए देखिए पॉइंट नंबर 2 जो मेरा फॉस्फोरिक एसिड था वो दोनों के दोनों फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप इन दोनों में प्रेजेंट होगा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही थे जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की। तो मैं अब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ
मैं स्ट्रक्चर किससे मिलकर के बनाऊंगा? मैं स्ट्रक्चर अगेन अपना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसको बोलूंगा मैं न्यूक्लिक एसिड, जो आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है फर्दर डीएनए और आरएनए की फॉर्म के अंदर। तो मैं यहाँ से डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं यहाँ से आरएनए का स्ट्रक्चर बनाऊंगा बाय यूजिंग अपने 1 2 3 पॉइंट्स, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, यानी कि शुगर बेस, यानी कि आप लोगों का बेस, शुगर बेस कह रहा हूँ मैं, यानी कि एक शुगर, यानी कि आपका एक बेस, यानी कि आपका एक फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को मिला करके मैं आपका न्यूक्लिक एसिड बनाने वाला हूँ अभी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी गिवन है हमको न्यूक्लियोसाइड की। ये मेरे पास एक शुगर का बेस है जिसकी सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, यानी कि ये राइबोज है आपका। राइबोज के साथ अगर आपने बेस कनेक्ट कर दिया, बेस आप लोगों के ये जो ऊपर मेंशन किए हैं ये सारे के सारे बेस हैं, इसको अब BASE बेस लिख दिया। और आप ध्यान से देखिए, अगर 1 पोजीशन पे शुगर के साथ 1 पोजीशन पे अगर बेस में जोड़ दूं किसी तरीके, तो आप लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, आप लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। फिर अगेन मैं इसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट अगर जोड़ दूं, कौन सी पोजीशन पे? पोजीशन नंबर 5 पे इसी मॉलिक्यूल के अंदर फर्दर ये ग्रुप अगर जोड़ दूं फॉस्फोरिक एसिड का, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पहले न्यूक्लियोसाइड मिला था, अब आपको मिल चुका है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में केवल शुगर और बेस जुड़े होंगे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आप लोगों का शुगर भी होगा, बेस भी होगा, फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि इन तीनों चीज़ों का मिश्रण होगा किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आप लोग साथ में जोड़ते चले जाएंगे तो आप लोगों का डीएनए और आरएनए यानी कि आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोटाइड आप लोगों ने बहुत सारे एक साथ जोड़ने हैं, यानी कि इसके बहुत सारे यूनिट आपको एक साथ जोड़ने हैं आगे चल के। तो ध्यान से देखिए, बहुत सारे यूनिट जोड़ूंगा अब मैं न्यूक्लियोटाइड के, और क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़े किससे हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े हैं, यानी कि ये फॉस्फोरिक ग्रुप और यहाँ से ये ग्रुप, ये अगर जुड़ जाएगा इस तरीके से तो आप लोग बोल देंगे कि आपका बन गया फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ से OH दोस्तों हटा देना, इसकी थर्ड पोजीशन से OH हटा देना, और थर्ड पोजीशन को देखिए 3 डैश डाला हुआ है, यहाँ पे पोजीशंस 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश दी हुई हैं, किसके अंदर? शुगर के अंदर। ये इसलिए दी हुई हैं क्योंकि बेस के अंदर जो पोजीशन कंसीडर करी है वो 1 2 3 4 करी होंगी, इसीलिए शुगर के अंदर 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो मैं बोलूँगा आपको शुगर के अंदर 3 डैश पोजीशन पे आप लोग ये OH हटा देना, ये OH हटा करके ये ग्रुप लगा देना, और ये जब ग्रुप लगा दोगे इस ग्रुप का नाम हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस ग्रुप का नाम हो जाएगा दोस्तों फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स ये जो आपके मेंशन किए थे पीछे, ये कैसे जुड़ते हैं? ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। आप लोगों को ये बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बना के आपको पेपर में दिखाना नहीं होता है, मैं बार बार बता दूं, आपको सिर्फ जानना है कि इसके अंदर डीएनए आरएनए में क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस है और किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है वाया फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बनाने को आ भी जाए तो आप लोग ये क्लियरली सिंपल सा बना सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इस सिंपल फॉर्म में दिखाया हुआ है, यानी कि आपका एक बेस यूनिट है, शुगर से जुड़ा हुआ है, और शुगर और दूसरे शुगर के बीच में कैसी लिंकेज है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, जिसको आप फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके के n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लंबी चेन बनानी है न्यूक्लियोटाइड की डीएनए आरएनए के लिए। तो क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से कि ये सिंपल फॉर्म में आप लोगों को बनाना है बुक के अंदर, ना कि ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको दिखाना है। तो ये समझने के लिए है केवल, दिस इज़ टू अंडरस्टैंड ओनली, दिस इज़ टू अंडरस्टैंड ओनली। और अगर बनाने को आ जाए तो आप लोग ये बनाएंगे, आप लोग नीचे वाला बेस आप लोग ये बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही दिखा रहा है आप लोग को, राइट। तो मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों के लिए। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिखा रहा है और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ मिला करके दिखा रहा है, राइट। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों मेरे पास इसको बोलता हूँ मैं अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको बोलूँगा मैं अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर,
और मेरे पास जेम्स जी थे, जेम्स वॉटसन जी थे एंड फ्रांसिस जी थे, जिन्होंने मेरे को डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना के दिखाया, यानी कि और बेहतर स्ट्रक्चर बना के दिखाया। और बेहतर स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, और आपको यहाँ पे डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका नाम है, यानी कि आप लोगों को एक हेलिक्स मिलता है यहाँ पे, जिसके अंदर मेरे पास बेसिस जुड़े हैं। तो क्लियरली ये बोलूँ तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के अंदर आप लोगों के 4 बेस थे, देखिए दोस्तों, ए, जी, सी और टी। अब आपको याद ये रखना है कि ये जी वाला जो बेस है, गुआनाइन और साइटोसाइन, यही हमेशा आपस में कनेक्ट होंगे और कोई भी कनेक्ट नहीं होगा। सेकंड आपको दिख रहा है ए और टी, यानी कि एडेनाइन और थायमीन ही आपस में कनेक्ट होंगे। 3 बॉन्ड का मतलब है जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड का मतलब है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लियरली ऊपर गुआनाइन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को याद रखना है। तीसरा, कुछ बच्चे सोचते हैं ये रट लें पोजीशन जी, सी, ए, टी, ए, ये आपको याद नहीं रखना, ये आप रैंडमली किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। और यही वजह होती है कि मेरे पास हर एक इंसान के अंदर जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है। यही वजह होती है कि इनके जो पोजीशंस होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, वो अलग होते हैं। इसीलिए आपके धरती पर जितने भी इंसान मौजूद हैं सबका डीएनए अलग है, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड के अंदर ये जो पोजीशंस हैं ये अलग होती हैं, राइट। तो डीएनए स्ट्रैंड सबके अलग होते हैं, तो इसीलिए आप लोग रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी फॉर्म में इसको अलाइन कर सकते हैं। बस ये याद रखेंगे कि जी और सी आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं हमेशा, और ए और टी ही आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसका कोई भी पर्पस नहीं है। आप लोग ये तो याद रखेंगे, ये तो आपको बनाना आना चाहिए भाई, ठीक है। तो आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर इतनी ही जानकारी की ज़रूरत है। आरएनए का स्ट्रैंड बना के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दर आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। वन इज़ मैसेंजर आरएनए, सेकंड इज़ राइबोसोमल आरएनए विच इज़ ऑल्सो आरएनए से भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, इसको mRNA से भी मेंशन कर सकते हैं, और तीसरा है आप लोग का ट्रांसफ़र आरएनए विच इज़ ऑल्सो नोन एज tRNA। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि आरएनए के मेरे पास बेसिकली 3 ये नाम हैं इसके, जो आप लोग को याद रखने हैं। फंक्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये बने कैसे हैं। नेक्स्ट पेज पर अपने हो तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। दोस्तों मैंने आपको बताया हर इंसान के अंदर डीएनए का स्ट्रैंड अलग है, और आप लोग इसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए ये बहुत सारी जगह पे काम आता है। फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज़ में मेरे पास ये काम आएगा, आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल बताने के ये मेरे पास काम आएगा, और इस तरीके के काम ये आता है, इसीलिए इसका नाम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं हर इंसान के, बट फिंगरप्रिंट सेम करने की भी टेक्निक है मेरे पास। फिंगरप्रिंट सेम भी हो जाते हैं मैं अगर सर्जरी करवा लूँ तो, मगर डीएनए सेम नहीं हो सकता आप लोग कितनी भी सर्जरी करवा लें। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन के बेस्ट पर्पसेस के काम आता है। बायोलॉजिकल फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन आप लोगों का बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में ये है कि ये जो हेरिडिटी का पर्पस है, ये जो आपके एंसेस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ जाती हैं, वो कैसे आती हैं कि डीएनए डुप्लीकेशन कर सकता है सेल्स की, डीएनए कैपेबल होता है सेल्फ डुप्लीकेशन ऑफ सेल डिवीजन। जब आप लोगों का बेसिकली आप लोगों का जैसे कह लीजिए डॉटर हुई तो सेल्स की जो होती है वो डुप्लीकेशन हो जाती है बॉडी के अंदर ही, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए डुप्लीकेशन, जिसकी वजह से आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ आगे ट्रांसफ़र होती हैं। फर्दर इसके अंदर से आप लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं फंक्शनिंग की, बाकी ज़्यादा आता नहीं है इसके अंदर पढ़ाने को। तो आप लोगों को दोस्तों इतना ही पढ़ना है डीएनए आरएनए के अंदर, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये याद रखिए, आप लोग ये सारा टॉपिक याद रखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। आप लोगों को ये नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग से लेकर न्यूक्लिक एसिड्स के अब तक आप लोग जितना भी पढ़ चुके हैं पॉइंट्स अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। बाकी मैं नोट्स आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसको चाहिए वो अपना मेल आईडी मुझे ड्रॉप कर सकता है, मैं नोट्स इसके बने बनाए आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। फर्दर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और साथ में एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना हमारे लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक। आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और अपना टेस्ट दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।